नाज़रीन आदाब, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का मुनसिफ चैनल के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है एक ख़ास मुलाकात में आप तमाम नाज़रीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर AK खान साहब को। खान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब खान साहब ने हैदराबाद का एज ए पुलिस कमिश्नर चार्ज संभाला, उस वक्त बहुत मसाइल थे, ख़ास करके 2010 में हिंदू मुस्लिम फसादात, गणेश विसर्जन और फिर अभी तेलंगाना एजिटेशन। खान साहब, आप ये बताइए कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहतरी कैसे आई है? अब देखिए, अब गुज़िश्ता एक साल 1.5 साल से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस तो होते जा रहे हैं, जो सियासी मोमेंट्स जोर पकड़ रहे हैं इसकी वजह से, और थोड़ा कम्युनल प्रॉब्लम्स भी आए थे। उसके बाद एक के बाद एक ईद त्यौहार जो जुलूस निकलते हैं, इसके साथ में कुछ ना कुछ शहर में तो होता ही जा रहा है। फिर भी अगर कुल मिलाकर देखें, हालत तो आज ठीक ही है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह गुजरना चाहिए, मगर पुलिस की तरफ से तो काफ़ी एहतियातन तैयार रहने की ज़रूरी है, इसलिए कि इस महीने में जो बजट सेशन असेंबली का होने वाला है, पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, उसके बाद में आने वाले 1-2 महीने तक हालत काफ़ी नाजुक रहेगी और बहुत ही अच्छी तरह इसको निभाना और शहर में जो अमन और चैन की माहौल बनी हुई है, अब इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जी, हैदराबाद की जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ की खुद आबादी बढ़ी, दूसरी ये कि जो करीबी स्टेट हैं वहाँ से लोग आके यहाँ बस रहे हैं, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही वैसे वैसे जो है क्राइम का रेशो भी बढ़ रहा है। इस पर कहाँ तक मतलब आप कामयाब हुए, आपका डिपार्टमेंट? देखिए, आज हैदराबाद एक इंटरनेशनल सिटी है। जिस तेज़ी के साथ गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर यहाँ की तरक्की हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम शहरों में, मुल्क की बात छोड़िए, सारे आलम में कहीं भी इतना फास्ट डेवलपमेंट और तरक्की नहीं हुई है। आप पड़ोसी रियासतों की बात कर रहे हैं, दूर दूर से लोग जी, नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया में जो अच्छे स्टेट्स हैं वहाँ से, और दुनिया भर से लोग आकर यहाँ बसना पसंद कर रहे हैं आज, क्योंकि यहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ की तहज़ीब जो है, यहाँ का माहौल और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, ये सब, और क्लाइमेट जो है, ये सब देखते हुए बड़े तादाद में लोग यहाँ पर आके जमते जा रहे हैं। जैसे देखिए आप, 1970-71 में यहाँ की आबादी 25 से 30 लाख थी। आज अगर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया देखा गया तो इसमें 1.3 करोड़, जी, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है आज। जी, जी, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और 2020 तक कम से कम 1.5 करोड़ की आबादी होने की चांसेस हैं इधर हैदराबाद में। अब ऐसा है, जब अच्छी बात होती है तो तरक्की हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए हैं, और जो दुनिया के साथ कांटेक्ट है ये बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि अच्छे बातों के साथ बुरी चीज़ भी आएंगे इधर। जो इंटरनेशनल क्राइम है, ड्रग्स की बात शायद 8-10 साल पहले हैदराबाद में कभी सुनने भी नहीं आ रही थी। आज ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला है, और इंटरनेशनल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किडनैप्स हो, ये सब कहीं ना कहीं हैदराबाद में पाए जा रहे हैं। इन सबको कंट्रोल करना और शहर को बचाना बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी करना ज़रूरी है इसको। तालीम में कमी और बेरोज़गारी, जी, ये दोनों चीज़ें जो हैं क्राइम की तरफ ले जाती हैं। मतलब क्राइम ना हो, इनकी तरफ कुछ तवज्जो दी गई है, मतलब कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो दी गई है? अब मेरा मानना ये है कि गुज़िश्ता 15-20 साल के अंदर तालीम पर जो अहमियत दी जा रही है जी, शहर में, पुराने शहर में हो या जो गरीब लोग हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर एक आज अच्छी तरह से तालीम हासिल करना चाह रहा है, अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि तरक्की का एक ही ज़रिया नज़र आ रहा है सब लोगों को। ये इससे तो शहर का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आज अगर कम्युनल सिचुएशन बेहतर है हैदराबाद में, कम्युनल प्रॉब्लम जैसे इससे पहले हो रहे थे,
वो पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। इसके ख़ास वजह जो तरक्की हो रही है, इल्म और तालीम जिस तरह से फैल रहा है, इसकी एक वजह है। और क्राइम में हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, ये जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं, ये लोग ज़्यादा क्राइम करने लगे हैं। अब ड्रग्स की बात मैं कर रहा था, जी जी। और काफ़ी कुछ बेहुदा हरकत जो होती रहती है, सेक्सुअल क्राइम्स हो या ऑब्स्सीनिटी जो कहते हैं, ये सब एजुकेटेड सेक्शंस में ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे हैं वो लोगों के अंदर ज़्यादा है। और स्नैचिंग्स जो हो रहे हैं, जी जी। स्नैचिंग्स आज एक बहुत बड़ा मसला है हैदराबाद में। इसमें हम लोग तो ये जो क्राइम्स करते हैं उसको पकड़ते पकड़ते थक जा रहे हैं। हम्म। इनमें से जो ज़्यादा तौर पर हम पकड़ते जा रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं इसमें जो MBA पढ़े हैं, अच्छे पोजीशंस में काम कर रहे हैं। ये समझते हैं कि हर दिन उनको कोई पब को जाने के लिए, होटल जाके कुछ पैसा अय्याशी करने के लिए 10,000 15,000 की ज़रूरत जेब होती खर्चा है। जो अलग से होता जी, है वो ये उसके समझते हैं करने कि को। अगर ये एक स्नैचिंग कर लिए कहीं, बस 3-4 तोले का कोई एक जेवर इनके हाथ लग गया, जी जी। तो उसको जाना बेचना बहुत आसानी के साथ बेच सकते हैं। 20-25-30 हज़ार मिल जाते हैं, उस दिन गुजर जाता है उनके लिए। तो ऐसा जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जी जी। अच्छे ख़ानदानों से आने वाले या जो मालदार लोग हैं, उनके बच्चे ये क्राइम्स पर जा रहे हैं। इसीलिए इसको रोकना और इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। नहीं, जैसे आपने कहा कि 30,000 रुपये या 20,000 रुपये उनके पॉकेट खर्च अलग से निकल आता है, जी क्या आपने उनके पेरेंट्स को बुला के कभी इस तरह की मीटिंग की या उनको किस तरह की सज़ा दी ताकि जी आगे आने वाले दौर में वो इस तरह के क्राइम ना जी, करें? ये भी हो रहा है। अब देखिए, अब हैदराबाद में जो मगरिबी जोन है, वेस्ट जोन में काफ़ी मालदार लोग होते हैं। जैसे जुबली हिल्स हो, बंजारा हिल्स, टोली चौकी, पंजागोटा, श्रीनगर कॉलोनी, आमिरपेट, ये इलाकों में ज़्यादा मालदार लोग होते हैं शहर में। जी अब ये एरियाज़ में ज़्यादा ऐसे स्नैचिंग ऑफेंसेस होते हैं। यहाँ के जो मकामी बच्चे हैं ये करते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ रात के टाइम में रेसेस या शराब पीकर ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग, एक्सीडेंट्स करने सब हो रहा है। ऐसे केसेस में जब हम बच्चों को पकड़ के स्टेशन को ले जाते हैं, जी। तो इनके माँ बाप जो होते हैं उनको भी बुलाते हैं हम लोग। इनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन तो होता है, वो करते करते पेरेंट्स को भी काउंसलिंग किया जाता है। मगर ये देखा जाता है कि ये बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं माँ बाप भी गुनहगार हैं इसमें। बच्चे तो सड़कों पर फिरते रहते हैं, माँ बाप भी जाके क्लब्स में या कहीं होटल्स में बैठे हुए होते हैं। तो अब ये घर में जो माहौल होता है, जो कल्चर होता है, वो कल्चर से ये अफेक्ट हो रहे हैं जी बच्चे। और जब माँ बाप क्लब्स या बाहर जाना फिरना घूमना करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों को परवरिश की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये बच्चे जाहिर है कि जुर्म के तरफ एंटी सोशल एक्टिविटी जो कहलाती है, इसके तरफ ये लोग जा रहे हैं। हैदराबाद को 5 जोन में तकसीम किया गया है, जी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। जी और हर जोन को 12 डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जी। तो सबसे ज़्यादा क्राइम जो है किस जोन में बढ़ रहा है? एक एक किस्म का क्राइम एक एक एरिया में ज़्यादा होता है। जैसे अब प्रॉपर्टी क्राइम देखें जी तो वेस्ट जोन में ज़्यादा है प्रॉपर्टी क्राइम। इसके बाद कुछ हद तक ईस्ट जोन में है। जी ये दो जोन्स में प्रॉपर्टी क्राइम ज़्यादा होता है। स्नैचिंग्स जो होते हैं, अब इसके अंदर फिर आप जैसे बता रहे थे कि हर जोन के अंदर फिर डिविजन्स हैं। जी जी अब जैसे पंजागुट्टा बंजारा हिल्स डिवीज़न, जी ये वेस्ट जोन में ये एरियाज में ज़्यादा क्राइम है। स्नैचिंग्स हो, ऑटोमोबाइल थेफ्ट जो होते हैं। जी जी। गोशा महल, आसिफ नगर डिवीज़न, ये दो भी वेस्ट जोन के हिस्से में हैं। हम्म। फिर भी यहाँ ज़्यादा नहीं होते हैं अच्छा। क्राइम्स। वैसे ही मैरेडपल्ली हो या तारनाका या मलकपेट डिवीज़न में काफ़ी कुछ क्राइम होता है। साउथ जोन में बहुत कम है, प्रॉपर्टी क्राइम बहुत कम है। यहाँ के मसले कुछ और हैं, यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं पुराने शहर में। उसके तरफ तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी क्राइम तो काफ़ी हद तक कम है एरिया में। क्राइम जो है एक सोशल एविल है, आप इसको कहाँ तक तस्लीम करते हैं? जैसे अब जब हम इस बात को मानते हैं कि ये सोशल इविल है, जी जी तो इसको टैकल करने के तरीक़े हो
इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस तक ही लिमिटेड नहीं होना जी। चाहिए। अब देखिए 20, 30, 40 साल पहले का माहौल घरों में जो था वो कुछ और था। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी अखलाकी तालीम भी दी जाती थी। जो मॉरल बेसिस है इसको दिया जाता था, मजहबी तालीम दी जाती थी। और स्कूल्स हो कॉलेजेस में जैसे हमारे लेक्चरर्स हो जो टीचर्स ये बात मानते थे कि पढ़ाई के साथ इनको कुछ अच्छे अखलाक भी दिए जाए, नेक अखलाक सिखाए जाए, इनको उसमें तरबियत दी जाए। ये सब आज ख़त्म हो गया है। हर एक अच्छे करियर्स के पीछे दौड़ने लगे हैं। हर एक का बच्चा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, 24 घंटे इसी सोच में लगे हुए हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, जी जी। यहाँ जाने के बाद पढ़ाई के सिवा और कुछ हासिल ही नहीं है उधर। तो ऐसे माहौल में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पास जो मॉरल रिस्ट्रेंट जो होता है ये बहुत कम होता है। तो ऐसे समाज में जो नौजवान आगे आते हैं जी अब इनके पास तो कोई वैल्यूज़ बाकी नहीं रहेंगी। जी। जो वैल्यूज़ नहीं हैं, जब दीनी तरबियत, मजहबी तरबियत नहीं है इनके पास, तो सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया जो भी हो, जितना भी नुकसान पहुंचाओ समाज को, मुझे तरक्की करना है, मुझे आगे निकलना है। अब ये जो एक एटीट्यूड बनता है, ये एटीट्यूड में से क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। जी जी। और जब तक हम लोग समाज को साथ में लेकर नहीं चलते हैं, समाज में जो बुनियादी तौर पर तब्दीली नहीं आती है, जी जी। जो वैल्यूज़ 20, 30, 40 साल पहले थे अपने ख़ानदानों में, घरों में या स्कूल कॉलेज में, उनको जब तक फिर हम लौट कर नहीं लेके आते हैं तो क्राइम को रोकना तो बहुत मुश्किल है। हमारा डर ये है कि अब जो है इसी हालत में इसको रोकना भी मुश्किल है और डिटेरिएशन आ सकता है। जी जी। एज ए पुलिस का कमिश्नर, वो भी माइनॉरिटी से आपका ताल्लुक़ है, जी तो आप ये जानते हैं कि जब तक पुलिस और आवाम के बीच अगर तालमेल ना हो, एतमाद पैदा ना हो, तब तक क्राइम को रोका नहीं जा सकता। जी। आप इसमें कहाँ तक कामयाब हुए हैं एतमाद बनाने में? सिर्फ क्राइम की बात ही नहीं करूँगा मैं, लॉ एंड ऑर्डर हो या जो भी मुद्दे हमारे सामने आते हैं, इनको हल करने के लिए पुलिस फोर्स कितनी होती है? अभी ये 1.3 करोड़ का जो पॉपुलेशन है इधर, 1 करोड़ 30 लाख का, 23 लाख की आबादी जो है, इसमें पूरा जो पुलिस का स्ट्रेंथ है सिर्फ 20,000 है। 20,000 1.3 करोड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब तक आवाम को साथ लेकर नहीं चलते हैं, लोगों का ताउन हासिल नहीं होता है, क्राइम को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, एक छोटे से छोटे सिपाही से लेकर एडिशनल कमिश्नर्स, हर एक तक हम ये हमेशा ये पैगाम, ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भरपूर कोशिश कीजिए आप लोगों के साथ मिलने जुलने की, उनके साथ में रहने की और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने जी की। जी। अब ये दूसरी बात भी देखते हैं हम, जैसे जो कम्युनल प्रॉब्लम्स हुए थे गुज़िश्ता साल, जी। उसके बाद में जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो या जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, इसमें अब यकीन कीजिए कि जब भी हमें ये सॉल्व करते हैं, पुलिस तो सॉल्व कर लेती है, मगर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है? जी जी। इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक से ही आता है। बिल्कुल। अब पब्लिक से जब तक हम लोग अच्छी तरह ताल्लुकात नहीं मेंटेन करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इस पर ज़ोर देना, उनको साथ लेकर चलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए पहल हो या पहली कोशिश पुलिस की तरफ से होना चाहिए। सिर्फ ये बताने से कि भाई हम क्या करें, लोगों का ताउन हासिल नहीं है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कहता है तो ये सही बात नहीं है। ये जब मेरा तजुर्बा तो ये है, 30 साल का तजुर्बा है। जब भी जहाँ भी हम लोगों के करीब जाने की कोशिश करें हैं, जी तो बराबर लोग अब ये कदम चले, 2 कदम आपके साथ दौड़ कर आने के लिए तैयार हैं। जी। तो ऐसा माहौल एक पैदा करना, बिल्कुल। हर पुलिस स्टेशन, हर हल्के में, हर एरिया में ऐसा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बन गया पुलिस और आवाम के दरमियान, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल करना बहुत आसान होता है। जी जी। उसकी कोशिश तो जारी है। मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल है हमें, और भी कोशिश ज़रूर करेंगे इसके लिए।
बिल्कुल नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजी।